हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंचल और आप लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट देखेंगे और उसी के साथ हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। माना के आज बड़ी तकलीफें हैं, माना के आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा मुश्किलों से निकलता है, जितनी ज्यादा उसको दिक्कतें होती हैं, उसको बाद में मिलने वाली सफलता उतनी ही क्या होती है, आनंददायक होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, और इकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला वाला क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था बायोटिक फैक्टर, और बायोटिक फैक्टर में हम लोग देख रहे थे प्लांट्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, और फिर हम देख रहे थे कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। सबसे पहले जैविक घटक में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे कि पौधों के क्या क्या कार्य होते हैं और इनको हम लोग किस किस नाम से बुला सकते हैं, और इनमें जो एक वर्णक होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। इसी कारण से पौधे का जो कलर होता है वो हमें किस कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और इसी की प्रेजेंस के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन पौधों में लेकिन जंतु में ये वर्णक नहीं होने के कारण जंतु जो होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जंतु जो होते हैं ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। अब सेकंड हमारा चला था जंतु यानी कि एनिमल्स। और दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जीव हो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। तो उनको हमने क्या बोला, उपभोक्ता नाम दिया। हमने उसको क्या नाम दिया, कंज्यूमर नाम दिया। तो जंतु सारे के सारे क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे, क्योंकि जैसे कोई जीव जो होगा वो किसका यूज करता होगा, सब्जी वगैरह का, अनाज वगैरह का यूज करता है, यानी वो डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड है, डायरेक्ट प्लांट के पार्ट्स को क्या कर रहा है, भोजन के लिए यूज कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। लेकिन जो इन पर निर्भर रहने वाले जीव हैं, जो जंतुओं को अपना भोजन जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो मतलब कुछ जीव पौधों पर डायरेक्टली निर्भर रह रहे हैं और कुछ जीव जो है वो डायरेक्ट तो निर्भर नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनको भी भोजन कब प्राप्त होगा, जब वो जिस जीव को खाने वाला है वो किसको ग्रहण करेगा, पौधों को ग्रहण करेगा। तो कोई भी जंतु हो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो पौधों पर निर्भर रहता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने देखा था प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर हमने देखा था टॉप कंज्यूमर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कंज्यूमर होते हैं इसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है दीर्घ उपभोक्ता और दूसरा होता है लघु उपभोक्ता, यानी कि मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो, कभी भी मैक्रो वर्ड आता है इसका मतलब होता है बड़े आकार का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये मुझे कल की क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया, तो कोई बात नहीं, मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ पर इसके दो टाइप हैं, जिसमें एक होता है दीर्घ उपभोक्ता यानी कि मैक्रो कंज्यूमर्स, और दूसरा होता है लघु उपभोक्ता, और इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो कंज्यूमर। अब दीर्घ का मतलब यह है कि जिनका आकार बड़ा होता है, जिसमें कौन आते हैं, शाकाहारी आते हैं, हर्बीवोर। इसके अलावा मांसाहारी जीव आते हैं,
यानी कि कार्निवोरस। इसके अलावा ये जो दो कैटेगरी है, इसके अलावा एक कैटेगरी और भी होती है। ये तो आपको समझ में आ गया, शाकाहारी जो सीधे पौधों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, और मांसाहारी भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो जीव दूसरे जीव को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मांस का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। इसके अलावा एक कैटेगरी और भी होती है जिसको हम बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोरस। अब सर्वाहारी में क्या होता है, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो कुछ जीव क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो कुछ लोग जो रोटी वगैरह हैं, ये अनाज वगैरह का उपयोग ही भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह है, बकरी वगैरह है, मीट वगैरह है, इनका यूज क्या करते हैं? खाने में करते हैं। तो मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो जो मैंने बोला उसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो सर्वाहारी में शाकाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों ही एक साथ होते हैं। और जैसे कि उदाहरण की बात करें तो ह्यूमन जो है इसका अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा मोर को भी इसमें लिया जाता है। तो आपको ये भी एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, माना कि कभी पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी जीव का उदाहरण है। तो ये थे अपने दीर्घ उपभोक्ता। अब आता है हमारा लघु उपभोक्ता यानी कि माइक्रो कंज्यूमर, और इसमें आते हैं अपघटक, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स, अब दोस्तों वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डीकंपोजर्स क्या होते हैं। अपघटक पर्यावरण में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। ये जीव क्या करते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट है वो सूख कर उसकी पत्तियां सारी की सारी कहाँ आ गई? मृदा में आ गई। इसी तरीके से कोई एनिमल मरता है तो फाइनली उसके जो अवशेष होते हैं वो भी कहाँ आते हैं? मृदा में आते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, ये उनका क्या कर देते हैं? बहुत ही छोटे छोटे कणों में उसका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि उस अपघटन करने में ये क्या करते हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। अपनी लार में से क्या करते हैं? एंजाइम बाहर निकालते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं? बाहर ही भोजन का पाचन कर देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं? वहीं से अपने लिए भोजन का यूज कर लेते हैं, और बाकी बचा हुआ जो पदार्थ है, जो मिनरल्स हैं, वो एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ये थोड़े अलग प्रकार के प्राणी हैं। जैसे हम हमारी बात करें तो हम कभी ऐसा करते हैं कि भोजन को थाली में रख दिया और फिर उसमें से एंजाइम निकालेंगे मुंह में से, और फिर वहां पर थाली में भोजन का डाइजेशन हो जाएगा, और फिर हम सीधे उसको क्या कर लेंगे? अंदर ले लेंगे। तो ये ऐसे प्राणी नहीं है, इनका थोड़ा सिस्टम अलग है। इनका शरीर क्या होता है? बहुत छोटू सा होता है। तो ये क्या करते हैं? एंजाइम को पहले बाहर निकालते हैं। इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। इनमें क्या होता है? बाह्य पाचन होता है। और मनुष्य जो होता है इनमें क्या होता है? आंतरिक पाचन होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुंह में लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत डाइजेशन मुंह में होता है, फिर अपनी आहार नाल होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर क्या होता है? इसका पूरी तरीके से डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं अपघटक, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं बैक्टीरिया और कवक, जीवाणु, और ये फंगस हो जाएगा। अब यहां पर इनके बारे में अगर थोड़ा सा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ये जीव मृदा में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स, मृत पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने की प्रक्रिया है इसको अपन बोलते हैं डीकंपोजिशन, या उसको बोलते हैं अपघटन प्रक्रिया। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटन कर देते हैं।
डीकम्पोजिशन कर देते हैं। ये बाएं पाचन करते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये पर्यावरण में जो मृत सड़े गले पदार्थ हैं उनका अपघटन करके खुद के लिए भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और इसके अलावा पौधों के लिए क्या कर रहे हैं, मिनरल्स भी रिलीज कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर उसकी सफाई भी हो रही है। इसीलिए ये जो उपभोक्ता है, माइक्रो कंज्यूमर्स है, इनको अपन बोलते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी। प्राकृतिक सफाई कर्मी। अब बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे उनको बोलते हैं कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, तो वो ऐसे रटा हुआ होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सारे के सारे। तो दोस्तों जो अपघटक होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया और कवक होते हैं। वायरस का थोड़ा सा अलग केस है। ये वायरस का इस तरह का केस है कि ये वायरस जो होता है ये जब एनवायरमेंट के अंदर होता है, पर्यावरण में होता है, जब ये निर्जीव वातावरण में होता है तो ये निष्क्रिय रहता है, इसको लेना देना नहीं होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। जब तक आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, यानी कि जब आप उसके पास जाओगे, उसको छेड़ोगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपके बॉडी में आ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो अपनी बहुत सारी क्या बनाएगा, कॉपीज बनाएगा, अपनी क्या बनाएगा, फोटो कॉपी बनाएगा, और इस तरीके से वो आपके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तो वायरस जो है ये डीकम्पोजर नहीं है। वायरस जो है ये दो तरीके से बिहेव शो करता है। जब ये वातावरण में होता है तो मरा हुआ होता है, निर्जीव होता है, लेकिन जब ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करता है तब ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसीलिए वायरस को बोलते हैं सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं, विषाणु या वायरस, और ये होता है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। तो यहाँ पर हमारे जो माइक्रो कंज्यूमर्स थे और मैक्रो कंज्यूमर्स थे, इन दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनके अलावा भी कुछ जीव होते हैं जो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। उनमें एक होता है स्कैवेंजर, अपमार्जक। वो ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मरे हुए कोई भी जीव होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह है, बाज वगैरह हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे छोटे जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। वो क्या करते हैं, या तो दूसरों की बॉडी पे चिपक जाते हैं या फिर दूसरों की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां से खून चूसने का काम करते हैं। तो ये कहलाते हैं परजीवी। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें एक होता है अपमार्जक, स्कैवेंजर्स, और दूसरे होते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। अब अपमार्जक भी कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स के जैसे ही होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे वो तो क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनको भी क्या कर लेते हैं, अपघटन कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं, मरे हुए जो जीव होते हैं उनका उपयोग करते हैं अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें, ये जीव केवल मृत जीव का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग, जैसे गिद्ध हैं,
वाज हैं। इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अपमार्जक क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मांस वगैरह का उपयोग या मरे हुए जीवों का उपयोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अब परजीवी, ये परजीवी ना बहुत ही परेशान करते हैं, ये दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ये खुद भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि वैसे परजीवी हैं और वैसे ये जंतु है, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो ये दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। अब दूसरों में भी ये खुद नहीं बनाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, ये दूसरों से सीधा बना बनाया खाना लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन, न्यूट्रिशन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव के ऊपर यानी कि उसके बाहर या अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने लिखा कि ये बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं, तो इस आधार पर हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला होता है बाह्य परजीवी, इसके अलावा दूसरा होता है आंतरिक परजीवी। ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, और ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य मतलब ये किसी जीव के बाहर रहकर क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि बालू में क्या पड़ जाती है, जूं पड़ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जोंक वगैरह पाई जाती हैं, वो क्या करती है, डायरेक्ट खून चूसती है, और क्योंकि ब्लड में आपको पता है कि डाइजेस्ट जो फूड होता है वो फाइनली कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड पूरी बॉडी को क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है, तो ये ब्लड को चूसने का कार्य करते हैं। तो ये होते हैं हमारे बाह्य परजीवी। इसमें परिभाषा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ उदाहरण लिखेंगे, जैसे जू है, जोंक वगैरह हैं। इसके अलावा जो केटल्स वगैरह होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, इनके ऊपर भी छोटे काले काले जीव पाए जाते हैं, वो भी एक तरीके से जू ही है, जू का बड़ा प्रकार होता है, तो वो भी किस में आता है, बाह्य परजीवी में आता है। अब आंतरिक परजीवी जो अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि बहुत सारे रोगजनक जो परजीवी होते हैं जिसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, जैसे कि वायरस आ जाएंगे, जैसे कि फंगस आ जाएगी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आंतरिक परजीवी होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं अधिकांश रोगजनक बैक्टीरिया, अधिकांश रोगजनक बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारी आंत्र में भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं ई कोलाई। ये इस्टीरिया कोलाई होता है इसका पूरा नाम, और ये क्या करता है, वैसे तो अपने आंत्र में होता है और ये विटामिन का संश्लेषण भी करता है, और वहीं से अपनी आंत्र में जो पचा हुआ फूड होता है उसका उपयोग कर क्या करता है, ये अपने भोजन के लिए करता है। तो यहाँ पर अपने जितने भी बायोटिक फैक्टर थे वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था कि प्लांट क्या होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं। और जंतु क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत सारे जीव तो निर्भर क्या रहते हैं, बिल्कुल ही दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम हमारा भोजन स्वयं नहीं बना रहे, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने अंदर बन नहीं रहा है, क्योंकि अपने अंदर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं या किसी जीव जंतु से कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हेटेरोट्रोफ्स हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, विषमपोषी हो जाएंगे। तो पादप क्या होते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रोफ। यहां पर हम लिख सकते हैं जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है या भोजन का निर्माण
दूसरी ओर हम जंतु की बात करें तो ये होते हैं विषमपोषी। या इनको हम बोल सकते हैं हेटेरोट्रोफ। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और भी आता है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, एक वर्ड आपने सुना हो, तो एक वर्ड होता है परपोषी। इस परपोषी और इस विषमपोषी का मतलब अलग अलग होता है। विषमपोषी का मतलब तो यह है कि जैसे हम लोग हैं तो हम हमारे भोजन के लिए पेड़ पौधे या जंतु पर निर्भर रहेंगे, तो ये क्या हो गया? विषमपोषी हो गया। ये परपोषी, परपोषी का मतलब यह है कि जैसे हमने बोला परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ऊपर निर्भर रहने का मतलब जैसे हम किसी के ऊपर, जैसे पेड़ पौधों पर जाके थोड़ी बैठते हैं क्या, लेकिन ये परजीवी क्या होते हैं जो दूसरों के या तो बाहर उसकी बॉडी पर बैठ जाएगा या फिर उसके अंदर चला जाएगा और उसके शरीर में रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। विषमपोषी में ऐसा नहीं होता है। तो परपोषी, तो परजीवी जिस जीव के ऊपर या जिसके अंदर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परपोषी, यानी कि जो दूसरों को क्या कर रहा है? पोषण प्रदान कर रहा है। तो आई थिंक दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं परजीवी जिस जीव पर निर्भर रहता है वही क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है। और ये इकोलॉजी ऐसा टॉपिक भी है जहां से आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, वहां पर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप सोल्व कर सको। तो यहाँ पर हमारे जो बायोटिक फैक्टर है ये कंप्लीट होते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अबायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक घटक। और फिर हम ऐसे जैसे डिटेल में देखा था इन एक एक घटक के बारे में, वैसे हम लोग अजैविक घटक के बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।